जजमेंट डे के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स, म्यूटेंट्स और दूसरे लोग जो हैं इस पूरे के पूरे सेलेस्टियल यानी प्रोजेनेटर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसकी सारी की सारी जजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये अर्थ फेल हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्समैन पूरे के पूरे सेलेस्टियल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते भी हैं, तो तब जाके हमें ये बात पता चलता है कि ये सेलेस्टियल बहुत ही ज़्यादा होशियार और पावरफुल है। वो इस पूरी की पूरी अर्थ के सारे लोगों को ऐसी इल्यूजन दिखाता है कि वो उन सबको एक चुटकी के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर किसी ने कोई भी गलत काम करने की कोशिश करी, और वो इन सबको जज करेगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये पूरे के पूरे जजमेंट का मामला चल रहा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को थम्स डाउन दिया जा रहा होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो हमारे डिविएंट्स होते हैं उन सारे के सारे डिविएंट्स को थम्स अप दिया गया है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली होती है न्यूयॉर्क सिटी के साथ ही, जगह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे सारे के सारे लोगों को काम डाउन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अब यहाँ पे इतना बड़ा सा सेलेस्टियल आके लोगों को जज कर रहा है उनके उन रूप के अंदर जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका है, और खासकर ये बात जब उस सेलेस्टियल ने बता दी हो कि अगर वो लोग फेल होंगे तो उनके साथ साथ इस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो पैनिक तो फैलेगा ही। तो हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे लोगों को बहुत समझाने की, बहुत रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैनिक इतना ज़्यादा है कि लोग कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला माहौल चल रहा है। लेकिन वहीं से हमारा सेलेस्टियल हमें बताता है कि मीनवाइल जब यहाँ पे इस कैप्टन अमेरिका की कोई बात नहीं सुन रहा था, तो वहाँ पे कुछ हीरोज अभी भी ऐसे थे जो कि इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरी जजमेंट से वो लोग बच सकते हैं। और हम एवेंजर्स माउंटेन के अंदर शिफ्ट होते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सरसी जो है इरोज को यहाँ पे लेकर आ चुकी है और कहती है प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और क्लासिक भी है। इरोज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का इमोशनल मैनिपुलेटर है, और उसको जो है हम लोग बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और ख़ासकर उसकी पावर्स को। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स ने उसको इक्वल एंड ऑपोजिट बनाया है थैनोस के, जो कि तुम सब जानते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा कैपेबल एक बीइंग है। वो जो है अपने आप को इस मशीन के साथ कनेक्ट कर सकता है और इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर पीस एंड लव का एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जिससे सारे के सारे लोग शांत हो जाएंगे और हम सब मिलके एक ही फैसला कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम सब इस पूरे के पूरे टेस्ट को पास कर सकते हैं। हमें इस वक्त जो है एक तरह की बैंडेज की ज़रूरत है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर आके हमें एक करे। लेकिन वहीं से इरोज कहता है एब्सोल्युटली नॉट सरसी, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे अपनी एबिलिटीज़ को इस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि अगर मुझे फेल किया जाता है तो मेरे साथ जो लोग जुड़े होंगे उन सबको भी फेल कर दिया जाएगा। अगर हम इस पूरे के पूरे टेस्ट को पास नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से हम डिजर्व करते हैं कि हम फेलियर की तरफ जाएं। अगर हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि प्यार जीत सकता है, तो इन सारी की सारी चीज़ों का मकसद ही क्या है। तो वहीं से सरसी बोलती कि देखो इरोज, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन ये कोई खेल तमाशा नहीं है, इस वक्त स्टेक्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों को सीरियसली लेना ही होगा। तो इरोज कहता है कि मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे मार दिया गया था और इस पूरे की पूरे एक्सक्लूशन के अंदर कैद किया गया था, तो मेरे पास काफ़ी वक्त था सोच विचार करने के लिए। उस टाइम के अंदर मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ थे जिनको मैं सोच रहा था, और इस वक्त जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो दरअसल वक्त की बर्बादी है। और हमें यहाँ पे बताया जा रहा होता है प्रोजेनिटर के जरिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे अलग अलग लोगों को अभी भी जो है जज करने के अंदर लगा हुआ है। वहाँ पे वो बताता है कि किस तरीके से एक आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने घर की तरफ आ रहा था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ के पीट दिया। उसके इन सारे के सारे लोगों के खिलाफ काफ़ी एंग्री ओपिनियंस मौजूद हैं। और यहाँ पे टॉम इस सारी की सारी बात से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया कि ये सब सहने के बाद भी जब मैं उसके सामने उसको जज करने के लिए आया तो मैंने उसको फेल कर दिया, लेकिन वो फेल ही होगा मेरी नज़र के अंदर। लूक केज की बात की जाए, जो कि यहाँ का इस वक्त मेयर है, ये उसके मेयर बनने के बाद सबसे पहला एक एक्सटेंशन लेवल का थ्रेड है। तो मैं उसको जज करने के लिए जब गया तो मैं एक प्रेस वाले के फॉर्म में गया और मैंने उससे पूछा कि आप अपनी इस पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को कैसे जज करते हैं। लेकिन उसने मुझसे जवाब में पूछा कि इस बारे में तो मुझसे कल पूछ सकते हो, और वो वापसी अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हो गया, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया था कि वो अपनी मर्जी से उसको ठुकरा सके। उसको इस बात का जवाब देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से मैं उसको फेल ही करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जॉन रोडिंसन, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि वो कहाँ गायब है, वो इस वक्त ऑर्बिट के अंदर खड़े होकर एक बहुत ही बड़े हैक से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास ऐसी शक्तियाँ कि वो पूरे के पूरे सूरज से मुकाबला कर सकता है। मैंने इसको काफ़ी करीब से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, और जब मैंने गौर करा तो मैंने देखा कि उसके हैमर के ऊपर एक बात लिखी हुई है, और बाय डेफिनेशन अगर वो उस हैमर को उठा रहा है तो वो उसके वर्दी है, और यही बात उसको जो है मेरी जजमेंट के अंदर पास कर देती है। इरोज की बात की जाए तो वो यहाँ पे कुछ म्यूटेंट से मिल रहा है और काफ़ी फिलॉसफी की बात कर रहा है। वो उनसे कुछ ऐसी ऑफर्स करने की कोशिश कर रहा है जो कि दोनों के लिए फ़ायदे की हो सकती हैं, और वो उसकी बात सुन भी रहा है। इसके बाद मैं कमाला खान के पास गया एज अ कैप्टन मार्वल की फॉर्म के अंदर, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा मानती है और उसके ऊपर ही उसने अपने आप को जो है बिलीव करवाते हुए बनाया है। मैंने कैप्टन मार्वल बनकर उसको एक ऑफ़र देने की कोशिश करी कि वो चाहे तो अपनी फैमिली को लेकर इस प्लेनेट को छोड़ सकती है,
वो कहीं और जाके एक सीक्रेट हायर लीग ऑफ सुपर हीरोज को ज्वाइन कर सकती है, जहाँ पे उसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस बात से इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो यहाँ अर्थ पे रहना ज़्यादा पसंद करेगी और उसने उल्टा मुझसे लड़ना ही शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी। यहाँ तक कि उसकी इतनी बड़ी फिस्ट के अंदर मैंने जब उसको पास करने के लिए थम्स अप करा तो उसने शायद वो भी नहीं देखा, लेकिन फिर मैं वहाँ से गायब हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी सी बात के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि किस तरीके से प्रोजिनेटर ये बता रहा है कि मैंने उसको एक ऑफर दी कि वो इस अर्थ को छोड़ के एक सीक्रेट हायर लीग ऑफ मार्वल हीरोज को जाके ज्वाइन कर सकती है। क्या यहाँ पे किसी फ्यूचर सुपर हीरो टीम की तरफ हिंट दिया जा रहा है कि मार्वल के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की एक पावरफुल टीम बनने वाली है? और इसी तरह वो बताता है कि किस तरीके से वो एक लड़की कैथरीना के पास गया जो कि अपने होटल रूम के अंदर मौजूद थी और उसने देख लिया अपने 50 मीटर के कॉरिडोर के अंदर ही कि किस तरीके से मैं सामने खड़े होकर उसको जज कर रहा हूँ और मेरी नज़र के अंदर मैंने उसको जो है थम्स डाउन ही दिया। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उसने मुझसे पूछा कि आखिरकार मैंने किया क्या है। चार्ल्स एक्जेवियर जो कि इस वक्त इटर्नल्स के साथ एक साइकिक बैटल के अंदर लगे हुए हैं, तो मैं उनके पास गया उनके बेटे की फॉर्म के अंदर ये मैसेज देने के लिए और मैंने कहा, डैड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन चार्ल्स ने हमेशा की तरह वही कहा कि बेटा अभी नहीं, बाद में, मैं अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, और वो अपने काम के अंदर लौट गया। और उसके बाद मैंने उसको जज करते हुए थम्स डाउन दिखाया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चार्ल्स ने इस बात को नोट तक नहीं करा कि मैंने उसको क्या फैसला सुनाया। इसके बाद मैं कुमाली के बिस्तर के करीब गया जो कि दरअसल विडो ऑफ अर्जुन है, जो कि दरअसल एक इटर्नल को जिंदा करने के लिए मारा गया था। मैं उसको जज करने के लिए गया तो सही था, लेकिन उसको जज ना कर सका। मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास अभी और भी लोग हैं जिनको मैं जज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कहीं वो मुझे ही जज ना कर ले, कहीं वो मुझसे ही सवाल ना कर ले कि क्या मैंने उसके साथ जो करा है वो ठीक किया है। इरोस जो है वो यहाँ पे किंग्स एंड मोनार्क्स के साथ मिल रहा है, सीक्रेट लॉर्ड्स एंड इलेक्टेड प्रिंसेस के साथ मिल रहा है, अपनी बातों को सबके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि लोग उसकी सुनना शुरू कर देंगे। ब्रांडी शेल्बी जो कि अभी अभी नई नई स्टार बैंड बनी है, तो मैं जब उसको टेस्ट करने के लिए गया तो मैंने उसको उसी के हिसाब का टेस्ट दिया। मैं एक ऐसी फॉर्म के अंदर उससे गया जिससे उसके लिए लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ताकि ये बात का पता लगाया जा सके कि अगर वो स्टार ब्रांड है तो क्या वो इस पूरी की पूरी याद को प्रोटेक्ट करने के काबिल भी है कि नहीं। और ये तो मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से उसने परफॉर्म करा मुझे उसको पास ही करना पड़ा। अपनी जॉब से निपटने के बाद डैनियला जो है वो सारी की सारी उस फुटेज को देख रही थी जो कि कैप्टन अमेरिका की जजमेंट की थी और कैप्टन अमेरिका जिस तरीके से लोगों को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। डैनियला ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसने समझ लिया कि अब मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं और उसने अपनी माँ को टेक्स्ट करा कि वो वापसी घर आ रही है और मेरी नज़र में वो पास कर जाती है। इसके बाद मैं विक्टर वॉन डूम के पास गया और मैंने सिंपली उसको एक चैलेंज दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम ये बात अपने मुंह से कह देते कि रीड रिचर्ड तुमसे ज़्यादा स्मार्टर है तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे विक्टर वॉन डूम ने इस बात को सुनने के बाद मेरी तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने मुझसे पीठ फेरी और वहाँ से चले गया। मेरे ख्याल से उसने शायद अपने आप को खुद ही पास कर लिया, मुझे उसको पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है प्रोजिनीटर कि वो खुद जो है विक्टर वॉन डूम के इस पूरे के पूरे एटीट्यूड के साथ इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसकी ही जजमेंट को मान लिया। यानी विक्टर अपने आप को वर्दी समझता है और उसने ये नहीं माना कि रीड रिचर्ड उससे ज़्यादा काबिल है। तो यही देखते हुए सेलेस्टियल ने उसको पास किया। इसके बाद जेडा जो कि एक आम सी लड़की शहर के अंदर घूम रही थी और बताया जा रहा था कि किस तरीके से सबके पीछे म्यूटेंट्स का लेना देना है और उनको जान से मार देना चाहिए। लेकिन जेडा इस बात को अपने दिल के अंदर जानती थी कि यहाँ पे गलती म्यूटेंट्स की नहीं बल्कि हर एक इंसान की है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। और जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो मैंने उसको पास कर दिया। मेट मेडॉक जो कि एक डेविल की तरह ड्रेसअप करता है और दुनिया भर के अंदर जो है क्राइम को रोकने की कोशिश करता है, उस आदमी के बहुत ही ज़्यादा और मजबूत मोरल कोड्स मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी टाइम टू टाइम उसने अपने इन कोड्स को बार बार वायलेट करने की कोशिश करी है। मैं उसके सामने एक क्राउन ऑफ थ्रोन्स के रूप में गया और मैंने उसके सामने थम्स डाउन कर दिया। बेनेथ द मास्क वो उस मेरी जजमेंट को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अफसोस में था और वो रोया भी, लेकिन उसके बाद वो जानता था कि अब उसको आगे क्या करना है। इरोस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से मिला। इरोस के लोगों ने सुनी भी, लोगों ने उसको समझने की भी कोशिश करी, क्योंकि ये उसकी पावर्स का अदर हाफ है। वो लोगों को एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर लेकर आना जानता ही है। मुझे इस वक्त इरोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और इसीलिए मैं बार बार उसके ऊपर अपनी नज़रें दौड़ा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को एक फेलियर जज कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस बात को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। क्या मैंने उसको जज करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी? चलो इस बारे में हम देख ही लेंगे। माइल्स मोरालेस के पास मैं जब गया तो मैं पीटर पार्कर की फॉर्म में गया और दूर खड़े हुए मैंने उसको एक थम्स अप दिखाया और वो देखे माइल्स ने मुझे भी एक थम्स अप दिखाया। कैंटा जो है वो अभी यहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क नहीं कर रहा और अपने गेम के अंदर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे उसको बाद में आगे जज करना चाहिए, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, मैं कोई मॉन्स्टर तो नहीं हूँ जो कि बच्चों को जज करता फिरेगा। तो कैंटा इस बात की उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे बड़े जो हैं वो एक अच्छा काम करें और तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से रोज़ बोलता है कि देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने कज़न ड्रू के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के दिल में नफरतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि यार मुझे माफ़ करना कि मैं इस टीम के अंदर अकेला अमेरिकन हूँ, लेकिन क्या हम उसको जाके पीट नहीं सकते हैं? मतलब उसका सच में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त घूसे खाने वाला चेहरा है। तो वहीं से सरसी बोलती है कि अफसोस के साथ ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉन इटर्नल जो है हमारे सीक्रेट डोमेन्स और पास के अंदर नहीं जा सकता है। हमारे फ्रेंडली इटर्नल्स को ये सब करने के लिए उनके सर्किट्स को जाके बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके ज़रिए वो ग्रेट मशीन का एक्सेस हासिल कर सकें। लेकिन वहीं से एजेक अभी भी अपनी उसी बात के ऊपर अड़ी हुई और कहती है देखो हमारी सबसे बेहतर उम्मीद यही है कि हमें सेलेस्टियल से कम्युनिकेशन करना ही होगा, क्योंकि ये सब सिर्फ एक टेस्ट है। इवन ये छोटी मोटी बातें जो है ये भी एक टेस्ट का ही हिस्सा हैं और हमें इसको समझ के पास करना ही होगा। तो ये वहीं से हम देखते हैं कि सिनेस्टर बोलता है कि वेल एजेक, तुम अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करती हो, तुम्हारे दिल में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इस गॉड को लेके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि तुम समझ रही हो तो इससे चीज़ें ऑफुल से ऑफुलर और ऑफुलेस्ट हो सकती हैं। तो वहीं से टोनी बोलता है कि वाओ, आज दोबारा से मैं एक सुपर विलन की बात के ऊपर एग्री करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें यहाँ पे हमें और कन्विंस करने की ज़रूरत है एजेक? मुझे अभी अभी एक फुटेज मिली है मार्स के ऊपर से, आई मीन जिसको बुराको कहा जाता है। ये देखो आखिरकार कि उरोनोस ने वहाँ पे क्या करा है जब ड्रूग ने उसको लूज छोड़ दिया था। उसने अपनी आर्मरी इसके ज़बरदस्त तरीके के पोर्टल्स खोले और उस एक आदमी ने एक मिलिट्री का काम करते हुए उस पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। और अब हम यहाँ पे वही इवेंट्स देखते हैं जहाँ पे उरोनोस बेसिकली प्लेनेट मार्स के ऊपर जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मैग्नीटो के सीने के अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल लेता है और सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ड्रूग उरोनोस का इस्तेमाल अर्थ के ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, वो चाहे तो ये सब यहाँ पे भी कर सकता है। तो वहीं से रोज बोलता है कि देखो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि ड्रूक अभी तक इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं हुआ है कि वो उरोनोस को अर्थ के ऊपर अनलीश कर दे। तो वहीं से सरसी बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि ड्रूक चाहे तो ऐसा कर भी सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक पैरानॉइड इंसान है। देखो हमें ये बात समझनी होगी, यूनिमाइंड बनाने के बाद ही बेसिकली ड्रूक को सिलेक्ट किया गया था एज अ प्राइम इटर्नल, और वहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स उसके खिलाफ हो भी जाए तो उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने प्राइम इटर्नल के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं। हमारी सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि हम ड्रूक को एक ऐसी गलती करवाने पे मजबूर करें जिसको सब देख सकें, और उस गलती का इस्तेमाल करते हुए ही हम उसके खिलाफ एक चाल चलने की कोशिश करें। यही एक मौका है जिसके जरिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से सीधा ड्रूक के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे उरोनोस के पास मौजूद होकर कहता है एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर मुझे और मिल गया होता तो मैं अपने इटर्नल्स का इस्तेमाल करके उस पूरे के पूरे आइलैंड को बर्बाद कर चुका होता, लेकिन अब ये सेलेस्टियल यहाँ पे सामने आ चुका है जो कि हमें जज करने का इंतजार कर रहा है। आखिरकार अब मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ? क्या मैं उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करूँ और उस जजमेंट के अंदर फेल हो जाऊँ, या फिर कुछ ना करूँ और अपनी जजमेंट का इंतजार करूँ? मुझे ऐसी खबरें आना शुरू हो चुकी है कि सारे के सारे इटर्नल्स अब मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये सब सोचने पे मजबूर हो गए कि मेरा रूल्स वो सेफ नहीं और मैं बहुत जल्द फेल होने वाला हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यूनिमाइंड को दोबारा से एक बार अनलीश कर देना चाहिए। इस वक्त म्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो इस वक्त थक चुके हैं और वो इंसानों के रूप में आ चुके हैं। हम शायद अगर उनके ऊपर एक ज़ोरदार हमला करें तो हम उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे इस बार जो है यूनिमाइंड के अंदर हर किसी को लेकर आ जाना चाहिए, यहाँ तक कि द हेक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो वहीं से उरोनोस बोलता है अगर तुम एक ऐसा यूनिमाइंड बनाते हो जिसके अंदर तुम हेक्स को भी इंक्लूड करते हो तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज तक होने वाला ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिमाइंड होगा। इसके अपने फ़ायदे हैं ड्रूक। यूनिमाइंड जो है वो हमारे लोगों का सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल वेपन माना जाता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी फिस्ट जिसको उंगलियों से मिला के बनाया गया है, एक ऐसा बंडल ऑफ स्टिक्स जिसको अलग अलग छोटी स्टिक्स से मिला के बनाया गया है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और वो हूँ मैं अभी भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार तुम मुझे आज़ाद छोड़ दो तो ये सारा का सारा काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से ड्रूक बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ूंगा। ड्रूक टू ऑल इटर्नल्स, अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन हमें अपने फेथ को प्रूव करना ही होगा और हमें इस वक्त अनलीश करना होगा द यूनिमाइंड को। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रूक यहाँ पे जो है आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल यूनिमाइंड बनाता है, जिसको हम देखते हैं कि वो क्रोको आइलैंड के ऊपर दोबारा से अपीयर होता है, लेकिन बहुत ही बड़े साइज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स के साथ साथ वो जो हेक्स थे, जो इतने बड़े बड़े इटर्नल्स थे, अब उनको भी इस यूनिमाइंड का हिस्सा बना लिया गया है। तो ये जो यूनिमाइंड जितना पावरफुल हो सकता है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। और ये देख के सारे के सारे म्यूटेंट्स हिल चुके होते हैं, जीन ग्रे, एक्सोडस, चार्ल्स ज़ेवियर, सिनिस्टर, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मेडेबल है। लेकिन सिनिस्टर बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा कि इसको हराना मुश्किल है, लेकिन परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन अगर सबके बावजूद तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो मेरे लास्ट बिहेवियर के बाद, तो तुम अपने नए दोस्तों के ऊपर तो ज़रूर करोगे। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे अच्छे वाले इटर्नल्स होते हैं वो सीधा पोर्टल्स खोलते हुए यहाँ पे इन म्यूटेंट्स की मदद करने के लिए आते हैं, और सरसी कहती है कि इटर्नल्स, हम सबको जो है यूनिमाइंड के साथ मर्ज होना होगा। और अगले पल ये सारे के सारे इटर्नल्स यूनिमाइंड का हिस्सा बन जाते हैं। तो ड्रू बोलता है, वाओ, क्या इस डूम्सडे ने तुम लोगों को अकल दिला दी है कि तुम लोग अब सही रास्ता चुन के मेरी तरफ आ चुके हो, या फिर अभी भी तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे और अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसा लेकर आए हो जो कि मेरे खिलाफ जा सकता है?
देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए आए हो तो जो कुछ भी हुआ था मैं सबको भुला दूंगा और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम दोबारा से भाई बहन की तरह रह सकते हैं। कम अबॉर्ड, मुझे ज्वाइन कर लो। तो वहीं से सरसी बोलती कि ड्रूक, तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें वाकई में लगा कि ये सारे के सारे इटर्नल तुम्हारे लॉयलिस्ट हैं और तुम्हारे से हमेशा लॉयल रहेंगे? तुम्हें जो ये यूनिमाइंड का आइडिया दिया था वो किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही दिया था, क्योंकि तुम ये बात को जानती हो कि यूनिमाइंड सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि ये एक डेमोक्रेसी भी है। और इसीलिए अब जैसा कि यूनिमाइंड यहाँ पे आ चुका है तो हम तुरंत अभी इसी वक्त प्राइम इटर्नल की वोटिंग के लिए दोबारा से कॉल करना चाहते हैं। तो ड्रू बोलता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम लोग जीत नहीं सकते हो। सारे के सारे इटर्नल्स का ज़्यादा नंबर वो मेरी तरफ ही मौजूद है। अगर तुम वोटिंग करते भी हो तो मैं ही उसके अंदर दोबारा से जीतूंगा। लेकिन वहीं से सरसी बोलती है, इकरिस, गिलगामेश, क्या तुम अपनी पोजीशन लेके सबको सैबोटेज कर चुके हो और इसी तरह अपनी मशीन यानी अर्थ के डीप इनसाइड शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि गिलगामेश और इकरिस जो होते हैं इस पूरी की पूरी मशीन के सारे सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर रहे होते हैं। और इकरिस बोलता है कि बिल्कुल, ये टास्क तो सच में काफी ज्यादा आसान था एक इटर्नल के लिए जितना एक जंग करना होता है। और वहीं से गिलगामेश बोलता है, हम यूनिमाइंड की फायर वॉल को डिसेबल कर रहे हैं और वो डाउन हो जाएंगी 3, 2 एंड 1। और अगले पल आवाज आती है, वेरी वेल एक्समैन, क्या अब तुम तैयार हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे एक्समैन यहाँ पे मुस्कुराते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली गिलगामेश बोलता है, वेलकम टू द यूनिमाइंड। यानी कि यहाँ पे यूनिमाइंड के अंदर हम सब जानते हैं कि सिर्फ आज तक जो है वो इटर्नल्स ही मिलकर यूनिमाइंड बनाया करते थे, लेकिन गिलगामेश और इकरिस तक जाके इस यूनिमाइंड की फायर वॉल्स को गिरा दिया है, जिस वजह से अब यहाँ पे म्यूटेंट्स भी इस यूनिमाइंड का हिस्सा बन सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस वक्त म्यूटेंट्स का नंबर वो बहुत ज्यादा है इन इटर्नल से। और ये देखते हुए जीन ग्रे चिल्लाती है, हम वोट करते हैं इरोस के लिए। और यहीं से ये सुन के हम देखते हैं कि ड्रूक परेशान हो जाता है और कहता है कि वो वोट कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं और वो जीत सकते हैं, वो सब कुछ मुझसे छीन लेंगे जो कि मैं अब तक हासिल करता हुआ आया हूँ। और अगले पल ड्रूक को आवाज़ आती है, तुम जानते हो सबको जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है ड्रूक, मैं एक पैट्रियार्च हूँ। अगर मैं यूनिमाइंड के अंदर दाखिल हो जाऊं तो मैं सारे के सारे वोट्स को कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि हमारे दौर में जब हम पैट्रियार्च हुआ करते थे तो यूनिमाइंड से फैसला नहीं होता था बल्कि हम फैसला करते थे। और अब मैं अकलौता पैट्रियार्च हूं जो कि इस बात का फैसला कर सकता है। डेमोक्रेसी को सिर्फ एक चुटकी के अंदर यहाँ से मिटा के ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरी साइकिक पावर इतनी ज़्यादा है कि इस पूरे के पूरे स्केल को वो बैलेंस कर सकती है, यहाँ तक कि इन सारे के सारे म्यूटेंट्स के खिलाफ भी। मेरे पोते, मुझे एक बार अनलीश करके तो देखो, मैं तुम्हें वो जीत दूंगा जो कि तुमने कभी हासिल नहीं की होगी। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि नहीं, मुझे इन सारे के सारे फेल सेफ्स को ठीक करने की ज़रूरत है, मैं मशीन को ठीक कर सकता हूँ और उसके बाद वो अपने प्रोटोकॉल को दोबारा से फॉलो करेगी। तो वहीं से ओरोनोस बोलता है कि नहीं, तुम इस सब को ठीक नहीं कर सकते हो, तुम फेल हो चुके हो मेरे बच्चे, अब तुम इस सब को बचा नहीं सकते हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि तुम्हें अपने छक्कों को आगे रोल करना ही होगा, तुम्हें मुझे बाहर निकाल के इसको ख़त्म करने का मौका देना ही होगा। और हम देखते हैं कि ड्रूक को बेसिकली अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उसकी हार उसके सामने है, सारे के सारे इटर्नल्स उसके खिलाफ हो चुके हैं और वो हारता जा रहा है। लेकिन ओरोनोस उसको इस कमजोरी की हालत में एक लालच दे रहा है उसको बाहर आज़ाद करने की। और इस पूरी की पूरी हालत के अंदर ड्रूक बोलता है, मशीन ओरोनोस को रिलीज कर दो, ओरोनोस जल्द से जल्द, हम वोट्स को हार रहे हैं, मेरे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि ओरोनोस यहाँ से बाहर आता और कहता है, ओ प्लीज़ मेरे पोते, मैं इस वादे को ज़रूर पूरा करता अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी एक फेलियर ना होते। तुमने इस दुनिया के मास्टर को अनलेश कर दिया है आखिरकार, और अब मैं वही काम करूंगा फाइनली जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं सब कुछ खाक में मिला कर रखने वाला हूँ। और अब देखते हैं कि बेसिकली ओरोनोस यहाँ पे बाहर निकल चुका है, लेकिन वो ड्रूक के ही खिलाफ हो गया है। वो ड्रूक को वोट जितवाने के प्लान के लिए नहीं आया है, बल्कि सिर्फ उसका एक ही मकसद है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे यूनिमाइंड से ड्रूक को हरा के बाहर निकाल दिया जाता है और आवाज़ आती है, वी आर नाउ ऑफ वन माइंड, हेल इरोस प्राइम इटर्नल। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इरोस को जो है अब नया प्राइम इटर्नल बना दिया गया है। और अगले पल एक्सोडस ड्रूक की तरफ आता कहता है, और अब नन्हे इटर्नल, अब वक्त आ चुका है कि तुम इस सारी की सारी चीज़ों की कीमत चुकाओगे। लेकिन वहीं से इरोस बोलता है कि ज़रा देखो सामने की तरफ, और हमें प्रोजेनीटर बताता है, एक पोर्टल खुला और उसके बाद एक और उसके बाद इतने ज़्यादा पोर्टल्स खुले जिसकी गिनती करना भी मुश्किल हो चुका था। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर एपोकलिप्टिक मशीन्स जो हैं वो डांस करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि ये मशीन्स कोई आम मशीन्स नहीं बल्कि आर्मरीज ऑफ ओरोनोस से आई थी, जो कि इस अर्थ के अंदर छुपी हुई एक खतरनाक किस्म की हेल फायर से बनी हुई आर्मरी है। क्योंकि ओरोनोस की आर्मरीज इस अर्थ के अंदर होने वाली एक ऐसी खुफिया आर्मीज हैं जिसके अंदर बीइंग्स ऑफ कॉस्मिक हेल फायर पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि ओरोनोस बेसिकली अपनी सारी की सारी आर्मरी के वेपन्स को अर्थ के ऊपर अनलीश करना शुरू कर चुका है, जहाँ पे पोर्टल्स के अंदर से बड़े बड़े खतरनाक किस्म के हाथ निकलना शुरू होते हैं, बड़े बड़े ड्रोन्स निकलना शुरू होते हैं जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जो कि अपने अंदर से सूरज जितनी खतरनाक किस्म की पावर्स को अनलीश करते हैं, और एक ही झटके के अंदर पूरी पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। अब इस दुनिया की जुबान के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था कि ओरोनोस आज़ाद हो चुका है, और अब ये दुनिया उसके नाम से डरना शुरू हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि ड्रूक यहाँ पे बोलता है,
लगता है कि मुझसे आज एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है गाइस। और वहीं से हीरोज बोलता है कि उरोनोस ने मशीन को सील कर दिया है, अब इटर्नल्स इस मशीन के अंदर नहीं जा सकते सबको रोकने के लिए। इकरिस और गिलगामेश उस मशीन के अंदर फंस चुके हैं। तो वहीं से नाइट क्रॉलर बोलता है कि मैन, क्या वो लोग उस पूरी की पूरी चीज़ से लड़ सकते हैं वहाँ पे अकेले? तो सरसी बोलती है कि वेल आई एम श्योर कि वो उससे लड़ने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बात भी जानने वाली कि अर्थ के ऊपर ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो कि उनको अब वहाँ पे रोकने की कोशिश ना कर रही हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली गिलगामेश और इकरिस को ज़बरदस्त तरीके से अर्थ के अंदर जकड़ लिया गया है, यानी मशीन के अंदर, और रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि वो बाहर ना आ सकें। लेकिन वहीं से सरसी बोलती है कि थैंकफुली हमारे पास एक बैकअप प्लान मौजूद था, जो कि एक ऐसी फोर्स है जो कि मार्स से यहाँ पे आने वाली है। और अगले पल आयरन मैन बोलता है ओके, हमारी सारी की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ड्रूग ने यहाँ पे जो है उरोनोस को अनलीश कर दिया है। उरोनोस इस वक्त अर्थ के ऊपर वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसने तुम लोगों के साथ यहाँ यानी कि मार्स के ऊपर करा है। हम इस वक्त जो है उसके पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए उसको हैक करने की कोशिश करेंगे और वापसी अर्थ के ऊपर एक पोर्टल खोलेंगे, और हम इस पूरी की पूरी फाइट को सीधा स्पेस इन टाइम को चीरते हुए उसके ही पोर्टल्स का इस्तेमाल करके उसके पास लेके जाएंगे। मुझे यहाँ पे इस पोर्टल को ऑन करने के लिए एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की जरूरत पड़ने वाली, जिसको तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आई बिलीव कि तुम इसको हैंडल तो कर ही लोगे। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ पे कहीं और नहीं बल्कि उराकू यानी मार्स के ऊपर आके वहाँ के जो बचे कुचे लोग थे उनको इस फाइट के अंदर ज्वाइन करने के लिए बुला रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ पे उड़ता हुआ उस पूरे के पूरे पोर्टल को ऑन करता है। और हम देखते हैं कि वहीं से उरोनोस बोलता है कि कौन, जरा रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जान से नहीं मार दिया था? क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे पोर्टल खुलता है सीधा अर्थ के ऊपर, और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मार्स के ऊपर होने वाले म्यूटेंट्स यानी कि मैग्नीटो और स्टॉर्म यहाँ पे पहुँचते हैं। और आप जानते हैं कि मैग्नीटो के साथ उरोनोस ने क्या किया था और उसका इस वक्त गुस्से से क्या हाल हो रहा है। और हम देखते हैं कि मैग्नीटो इस वक्त इतना ज्यादा बैडएस लग रहा है जिसके सीने के अंदर दिल मौजूद नहीं है, और उसके अंदर स्टॉर्म की बिजली दौड़ रही है और कहता है मेरे दुश्मन हमेशा से मुझे कहते थे कि मेरे अंदर दिल नहीं है, और तुमने लिटरली इस बात को आज प्रूव कर दिया है। लेकिन मेरे अंदर इस वक्त तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि वही नफरत मुझे इस वक्त तुम्हारे लिए जिंदा रखी हुई है। अब आप लोग का सवाल यहाँ पे होगा कि आखिरकार यहाँ पे मैग्नीटो जिंदा कैसे बच गया और उन्होंने उसके पूरे के पूरे दिल निकालने के बाद, और यहाँ पे मार्स के ऊपर जो म्यूटेंट्स है वो कौन कौन से बचे थे और वो किस तरीके से यहाँ पे आए हैं। तो उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक टाइन है जिसके अंदर इन सारी की सारी बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो होता है मैग्नीटो और स्टॉर्म वो दोनों अपनी पावर्स को एक साथ मिलाते हैं और वहाँ पे एक जोरदार जबरदस्त तरीके का ब्लो मारते हैं उरोनोस को। और वो कहता है क्या यही वो बेस्ट था जो कि तुम कर सकते थे? तो स्टॉर्म बोलती है कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए मॉन्स्टर। और मैग्नीटो बोलता है कि स्टार्क, क्या हमने तुम्हारे लिए इतना वक्त निकाल लिया जितने की तुम्हें जरूरत थी? तो स्टार्क बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं इस पूरे के पूरे हैक को कंप्लीट कर चुका हूँ। उरोनोस के पोर्टल्स अब हम उनको कंट्रोल करते हैं। और अगले पल मैग्नीटो बोलता है ओह ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे टोनी स्टार्क बेसिकली उरोनोस के पोर्टल्स को हैक कर चुका है, यानी उसकी आर्मरीज को, और वहीं पे सारे के सारे पोर्टल्स खुल के सीधा उरोनोस के ऊपर ही टारगेट करते हैं। और वहाँ से उन पोर्टल्स के अंदर से जबरदस्त तरीके के एनर्जी के ब्लास्ट निकलते हैं जो कि उरोनोस को जला के राख कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे ब्लास्ट से मैग्नीटो यहाँ पे थक के गिर चुका होता है। और प्रोजेनिटर हमें बताता है कि ये वो मोमेंट था। मैग्नीटो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वो अपने दोस्तों को बुला सकता था कि वो उसको आगे बचा लें, लेकिन वो यहाँ पे हार मान के बैठ गया। मैंने उसकी बातों को सुनने की कोशिश करी लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं सुनने के लिए। मैं उसके सामने आया उसको जज करने के लिए। मैं उस फॉर्म के अंदर उसके सामने आया जिसको वो मानता है कि वो खो चुका है, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई, वेव किया और उसको अप्रूव करके वहाँ से चले गई। और हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे गिर चुका है और सेलेस्टियल प्रोजेनिटर ने उसको यहाँ पे जो है पास कर दिया इस पूरे के पूरे जजमेंट के अंदर। और वहीं से प्रोजेनिटर बोलता है और जब मैं उसको पास करके आगे जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हर एक शख्स जो है वो मैग्नीटो की तरह होता तो शायद हर एक शख्स को मुझे जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और इकरिस यहाँ पे आकर कहता है कि उरोनोस को वापसी उसके सेल के अंदर भेज दिया गया है। टेलीकिनेटिकली वो अपने आप को रीअसेंबल करने की कोशिश कर रहा है। म्यूटेंट्स चाहते हैं कि वो उसको जान से मार डाले, लेकिन मैंने उनसे इस बात की कसम ली है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उसको वापसी वहीं पे रिटर्न कर दिया जाएगा जहाँ से वो आया है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि अगर वो उसको मारने की कोशिश करते तो उससे सिर्फ एक और इंसान की जान जाएगी, जो कि मेरे होते हुए अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनके गुस्से को समझता हूँ। इन म्यूटेंट ने सच में बहुत कुछ सहा है हमारी वजह से, हमें इस सब का रीपे तो करना ही होगा। तो सरसी कहती है कि तुमने ठीक कहा और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर कहता है कि मैंने बस अब बहुत देख लिया है, अब मैं इन दोनों को जज करूंगा। जहां हम देखते हैं कि इकरिस को बेसिकली सेलेस्टियल आके जज करता है, उसको पास करता है। वहीं पर सरसी को आके जब वो जज करता है तो उसका थम्स डाउन देता है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि ये आखिरकार क्या चल रहा है, तुमने सारा का सारा प्लान बनाया सबको बचाने का, लेकिन तुम्हें थम्स डाउन दिया, आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है सरसी? तो सरसी बोलती है कि ओ टोनी, आखिरकार अब मैं इस एनिग्मेटिक कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में तुम्हें और क्या ही बता सकती हूँ। पर हैप्स शायद उसको मेरे पुराना कॉस्ट्यूम ज़्यादा पसंद था और ये नया वाला नहीं आया।
लकीली ये सारी की सारी बातें मेरे बारे में नहीं है। आई होप कि वो इस बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करे जिसको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली एरोज जो है वो यहाँ पे उस पूरे के पूरे डाइस का इस्तेमाल करता है जो कि एजेक ने तैयार करा था सेलेस्टियल से बात करने के लिए। और वो कहती है कि तुम अब अर्थ के बिहाफ से बात करना शुरू कर सकते हो और वो तुम्हें सुनेंगे। तो वहीं से एरोस आकर कहते हैं, हे बिग गाय सर, मैं यहाँ पे उन बाकी लोगों की तरह ही हूँ। मैंने अपने सालों को बर्बाद कर दिया और अपने पोटेंशियल को कभी जाना नहीं, लेकिन आज जब आप यहाँ पे हमें जज करने के लिए आए तो हमने अपने अपने पोटेंशियल को जाना, और क्योंकि हम सो रहे थे तो हम दोबारा से जागना शुरू हो गए। आपने हमें यहाँ पे एक दिन दिया कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकें। कोशिश एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं। लोग जो हैं वो अभी भी लड़ रहे हैं, वो अभी भी इस बात से अग्री नहीं कर रहे हैं कि ये सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अपने चारों तरफ देखिए और ये देखें कि हमने इतने कम वक्त के अंदर भी क्या क्या कर लिया है। हमने यहाँ पे पीस एंड प्लान्स बनाने की कोशिश करी जो कि एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, वो भी हर किसी के लिए, ना कि सिर्फ इटर्नल्स के लिए। अगर इन म्यूटेंट्स की तरफ देखा जाए तो उन्होंने इस पूरे के पूरे रेड प्लेनेट, जिसको मार्स के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, उन्होंने उसको रहने के काबिल बनाया सिर्फ एक दिन के अंदर, जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। अब उसको रिपेयर करना वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम इस पूरी की पूरी दुनिया को एक जन्नत बना सकते हैं अगर हम इसी तरह मिलकर काम करते रहे। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें एक दिन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है सब कुछ ठीक करने के लिए, अनलेस अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते ही नहीं हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त सब कुछ आपके हाथों के अंदर मौजूद है। अगर आप हमें मौका देते हैं और ज़्यादा वक्त देते हैं तो हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वहीं से प्रोजेनिटर बोलता है, अब वक्त हो चुका है, अब मैं जो हूँ इस दुनिया से एड्रेस नहीं करूँगा। मैंने इस दुनिया से बहुत बात कर ली है, मैंने सबको एक एक करके बहुत ज़्यादा जज कर लिया है और अब मैं अपने फैसले के ऊपर पहुँच चुका हूँ। तुम सबको जीने का बहुत ज़्यादा लंबा मौका दिया जा चुका है। अगर तुम लोगों को 1 बिलियन साल और भी दिए गए तो तब भी तुम लोगों की यही शिकायत होगी कि तुम लोग को कम वक्त दिया गया है, तुम लोग को और वक्त चाहिए। तुम लोग इसी उम्मीद में रहोगे कि अगर तुम्हें एक और दिन दिया जाए तो तुम उसको बेहतर कर सकते हो, तुम नए कल बना सकते हो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्रोजेनिटर इस पूरी की पूरी अर्थ को एक साथ जज करते हुए थम्स डाउन देता है, यानी कि उसने अपनी जजमेंट सुना दी है कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अब। और अगले पल सारे के सारे लोग घबराते हुए भागना शुरू करते हैं और कैप्टन अमेरिका सबको कवर लेने के लिए कहते हैं। और वहीं से प्रोजेनिटर बोलता है, लेकिन तुम लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हो कि एक दिन जो है वो कल आना ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे पास कल नहीं बचेगा सब कुछ ठीक करने के लिए। और वो दिन कोई और सा नहीं बल्कि आज का दिन है, और अब के बाद तुम्हें कोई कल नहीं दिया जाएगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्रोजेनिटर अपनी जैसे ही जजमेंट सुनाता है, पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके की वेव फैलती है जो कि हर एक बीइंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका वहाँ पे अपनी शील्ड की मदद से अपने आप और एक आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पूरा का पूरा ब्लास्ट ठंडा होता है तो सारे के सारे लोग वहाँ पे आसपास के मर चुके होते हैं और कैप्टन अमेरिका भी बहुत बुरी हालत के अंदर होते हैं, लेकिन अभी जिंदा होते हैं और कहते हैं, हम सब मरने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।